हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस का क्लास। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर 100 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों 100 प्लस प्रश्न मतलब दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं इसके ऊपर दोस्तों हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आपको 10 नंबर आज मिलने वाला है। इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि अति लघु तरीके से आपको 10 नंबर 100% इस क्लास से मिल जाएगा। दोस्तों तो हम देर न करते हुए चलते हैं आज अपने क्लास की ओर। और दोस्तों मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। जितना अधिक आप शेयर करोगे दोस्तों उतने अधिक छात्रों का लाभ होगा। आइए हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। हम बार बार लाइक शेयर के लिए नहीं बोलेंगे, वो काम आपका है, आप उस काम को अच्छे से करोगे। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों आपका हो जाएगा बुध है। ठीक है, बुध आपका छोटा है और बृहस्पति आपका बड़ा है। दोस्तों आप नामों से ही जान सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। चौथा आपका है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। दोस्तों सबको पता है, आपको पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है वो लोग आज जान जाएंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, आपका है चंद्रमा। ठीक है, चलिए पांचवा आपका है आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भारत में इसे ग्लेस्की भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लेस्की भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। यहाँ पे दोस्तों आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, गुरु दोस्तों। ठीक है, ये सब आपके सौरमंडल हैं। दोस्तों ये सब आपके सौरमंडल के ग्रह हैं। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों कुल आपके 8 ग्रह हैं। और यहाँ देखते हैं हम सादा क्वेश्चन से, तारामंडल क्या है। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों, और कुछ आकृतियाँ दोस्तों उनके तारामंडल कहते हैं। तो देखिए जैसे कि आपके आकाश में जो दोस्तों तारे व्यवस्थित पाए जाते हैं, ओके दोस्तों, उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये नहीं कि जो इसमें जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आप सेम वही लिखिए। आप कुछ भी अपनी तरफ से उसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। आकाशगंगा के दोस्तों इनके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आकाशगंगा के तारों के मंडलों के नाम बताइए। दोस्तों पहले आपको लिखना होगा कि आकाशगंगा के जो तारामंडल हैं उनके दोस्तों 4 मंडल हैं। कितने, उनके 4 मंडल हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आपको चारों मंडल दिख रहे हैं, आपको इसको लिखना होगा। दोस्तों हम ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि जो आपके बुक में दिया है आप वही चीज़ सेम टू सेम लिखिए। सेम टू सेम लिखने से आपका नंबर कट जाता है, लेकिन अगर आप कुछ अपने तरफ से लिखोगे दोस्तों आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। अब यहाँ देखिए 9वां आपका है छाया क्या है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश के आर पार से रोक देती है, जिसे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। दोस्तों छाया मतलब परछाई, आप इसको परछाई का भी नाम
दे सकते हो, या फिर आप इसको परछाई से भी जान सकते हो। 10वां आपका है सूर्यमंडल कैसे होता है दोस्तों। सूर्य ग्रह कैसे होता है। अमावस्या के दिन दोस्तों यहाँ पे लिखा है सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ओके दोस्तों, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर आपसे सूर्य ग्रहण पूछा गया है दोस्तों, तो आपका ये दोस्तों क्वेश्चन तो बन जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। दोस्तों जहाँ सूर्य रहेगा वहाँ रहेगा आपका चंद्रमा, इसीलिए आपको इन दोनों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। 11वां आपका है कि पूर्णिमा के दिन जब वह सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आएगा, पृथ्वी आएगा, तो आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। दोस्तों अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आएगा, चंद्रमा आएगा, ठीक है। तब आपका होगा सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो आपका होगा चंद्र ग्रहण। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से बन ही जाते हैं। नेक्स्ट आपका है घिरनी क्या है। घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। दोस्तों उसे कहते हैं घिरनी। अब यहाँ हम बात करते हैं उत्तोलक। आपने उत्तोलक पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार जानने की ज़रूरत है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 53 क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके इधर के उधर हो गए हैं, लेकिन दोस्तों आपको नंबरिंग से नहीं, आपको मतलब है क्वेश्चन से। आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन हम कराएंगे। नंबरिंग दोस्तों आगे पीछे होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन से कराएंगे। दोस्तों अब यहाँ हम बात करते हैं विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा गया है। दोस्तों विटामिन आपके कितने प्रकार के हैं, तो विटामिन आपके टोटल 6 प्रकार के हैं। अगर पूछे कोई आपसे कि विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो आपका होगा विटामिन 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। ओके दोस्तों, विटामिन आपके 6 प्रकार के पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किसी एक जैसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दूध। ओके दोस्तों, दूध है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ देखते हैं हम 55 क्वेश्चन से। शरीर वृद्धक भोजन किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। शरीर वृद्धक भोजन किसे कहते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन। ओके दोस्तों, प्रोटीन युक्त भोजन ही आपका एक शरीर वृद्धक भोजन कहता है। नेक्स्ट आपका है 56। मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने लीटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी आपको रोज़ कितने लीटर पानी पीना चाहिए। दोस्तों 1.5 लीटर से दोस्तों 2 लीटर तक पर दिन आपको कम से कम दोस्तों आपका जो पानी पीने का क्षमता है दोस्तों 2 लीटर से कम ना हो, प्रतिदिन की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण किसे कहते हैं दोस्तों, कुपोषण किसे कहते हैं। अगर दोस्तों हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमें कुपोषण होने की बहुत ही संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों इसीलिए हमें प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस, ओके, तो हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हम सबको कुपोषण होने का चांस नहीं होता है। दोस्तों अब यहाँ पे आपका बहुत ही आसान एक क्वेश्चन है, घेगा। दोस्तों आयोडीन की कमी से घेगा होता है, आपने देखा होगा, इसका ऐड आपने कई बार देखा होगा, आपके दोस्तों आते भी हैं टीवी में, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से कि आयोडीन की कमी से आपको घेगा रोग,
कुपोषण रोग से, ये सब आपके हो सकते हैं आयोडीन की कमी से। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, सुखाना, ठंडा करना, ओके दोस्तों, रसायनों द्वारा अचार तैयार करना, ओके दोस्तों, डिब्बा बंदी करके, उबाल के या फिर ठंडा करके, ओके दोस्तों, उबाल के और ठंडा करके। जैसे कि मान लो अगर आपको दूध को स्वस्थ रखना है तो आप दूध को उबालोगे और उसे ठंडा कर कर रख दोगे। और तो अगर देखिए हम बात करें अचार की, अगर मान लो आप आम का अचार बनाते हो, आपका आम हो गया, नींबू हो गया दोस्तों, उसको हम पहले धूप में सुखाते हैं। और क्यों सुखाते हैं? ताकि जो उसकी नमी है, उसकी नमी धूप में ख़त्म हो जाए, ताकि आपके अचार ख़राब ना हो। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका है कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोग का नाम बताइए। जैसे आपका है, आप लोग हैजा, टीबी, खसरा, ओके तो टाइफाइड, पेचिस, पोलियो, प्लेग, तो आप कुछ भी इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये सब आपके तो संक्रामक रोग के अंतर्गत आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में दोस्तों अक्सर 2 नंबर में आ ही जाती हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। दोस्तों गंदे भोजन से, गंदे वातावरण से, ओके दोस्तों, आपका शारीरिक व्यतिक्रम हो जाता है। ये सब दोस्तों आप लोग अपने जीवन के अनुभव से भी लिख सकते हो। अगर जो चीज़ आप अपने जीवन के अनुभव से लिखोगे दोस्तों, उससे आपको नंबर A to Z मिलने का चांस बन जाता है। और लिखी हुई बात किताबों में अगर आप किताबी ज्ञान से लिख कर आओगे दोस्तों, तो भी आपका नंबर मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों नंबर कटने का चांस भी हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग करते क्या हैं, लोग दोस्तों सेम टू सेम किताब से पढ़े हुई चीज़ों को वहाँ पर लिखते हैं। तो जब सबका एक जैसा होता है दोस्तों, तो एग्जामिनर समझता है कि सबका आंसर एक तरह से लिखा हुआ है, मतलब नकल हुआ है। तो ऐसे में आपके नंबर कटने का चांस बन जाता है। आप अधिक से अधिक किताबी ज्ञान को लेकर प्लस अपने दोस्तों थोड़ा सा जीवन के बारे में भी लिखिए, ताकि अच्छा रहे। अब यहाँ हम देखते हैं संक्रामक रोग किसे कहते हैं दोस्तों। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। दोस्तों जैसे छींकना, अगर आपने छींक दिया दोस्तों तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाएगा दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति में, और उसे भी जुखाम, बुखार, टीबी, हैजा होने का चांस बढ़ जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं दोस्तों। वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जो पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है, इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संचारी रोग किसे कहते हैं। वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किससे होता है दोस्तों। संक्रामक रोग आपका संचारी रोग से होता है दोस्तों, संचारी रोग से होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप लोग बुक से इसे देख लीजिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा कि हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है परमाणु का आवेश क्या होता है। परमाणु का आवेश दोस्तों शून्य होता है। क्या होता है? परमाणु का आवेश बिल्कुल शून्य होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक से प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं।
अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि परमाणु भार किसे कहते हैं, इसको किस सूत्र पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आजकल इसे अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार बराबर तत्वों के प्रत्येक परमाणु का औसत बटे C12 परमाणु भार बटे 12। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है परमाणु। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको देखना भी आवश्यक है। दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज तक नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग एक एक बार इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, ताकि ये ना हो कि कोई क्वेश्चंस आपसे छूट गया है। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक या C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 गुणे 10⁻37 किलोग्राम से तुल्य होता है। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं सबसे अच्छा क्वेश्चन है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में ब्रह्मतम कोश कक्षा वस्तु, ठीक है, के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस लेने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। दोस्तों आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बनते हैं 101%। अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं यौगिक। दोस्तों दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं दोस्तों तब एक नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं यौगिक। अब यहाँ हम बात करते हैं मिश्रण क्या है। दो से अधिक पदार्थ है अनिश्चित। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या था, निश्चित अनुपात, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है निश्चित अनुपात, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आपका अनिश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण करते हैं। जैसे आपका सिरका और दोस्तों ठीक है पीतल, सिरका और पीतल। दोस्तों यहाँ पे आपको निश्चित और अनिश्चित का ध्यान रखना है, आप इसमें मिस्टेक मत करिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस। दोस्तों आपको इस क्वेश्चंस पे एक शेयर तो बनता ही है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चंस पे एक शेयर बनता है, आप लोग शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन अभी तक देख रहे हैं हमारे इस क्लास को, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे क्लास लेके आता रहूं। प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, उसे प्रतीक कहते हैं। पास पड़ोस नेक्स्ट आपका है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन मंद परिवर्तन, ओके दोस्तों, आपका प्रतिकूल परिवर्तन, ठीक, या फिर आप इसको अनुकूल लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो तीव्र परिवर्तन। ओके दोस्तों, आप इन सब परिवर्तनों को लिख सकते हो। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ का दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ऊर्जा के असीमित स्रोत, ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी दोस्तों नवीनीकरणीय स्रोत किसे कौन से हैं? जैसे कि आपका वायु, जल, बायोगैस, सूर्य, पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत कहते हैं। दोस्तों
जैसे कि दोस्तों आपका वायु हो गया, ठीक दोस्तों, आपका वायु कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका सूर्य हो गया, ठीक दोस्तों, आपका जल हो गया, आपका बायोगैस हो गया, जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे असीमित स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट आपका है रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। कहाँ से? भोजन से प्राप्त होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन से साधन की आवश्यकता होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन के साधन की अति आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 18 बैच में आया हुआ है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 18 बैच में आया हुआ है और इस बार 21 में आने का चांस है। और यहाँ देखते हैं हम कि वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा जैसे कि आपका हो गया सौरमंडल, गतिमान वायु, जल, समुद्र, ज्वार भाटा। दोस्तों, ये सब आपके वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखते हैं लिखा आपका सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है। दोस्तों, सौर कुकर को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसके सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने के उपयोग में आता है। दोस्तों, आप इतना भी लिख सकते हो कि भोजन पकाने में काम आता है। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट है सौर सेल यानी सोलर सेल किसे कहते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने की उक्ति को सौर सेल कहते हैं। अधिक संख्या में विद्युत धन प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा है, इसे सोलर पैनल कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं हैंडपंप किस उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, आपका हैंडपंप आएगा प्रथम उत्तोलक के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे आपका हैंडपंप आएगा प्रथम उत्तोलक के अंतर्गत। दोस्तों, उत्तोलक से आपसे क्वेश्चंस एक ना एक बन जाते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक का एक दोस्तों आपको यहाँ पर उक्त उदाहरण देना है। जैसे कि आपका प्रथम हो गया हैंडपंप, द्वितीय आपका हो गया पहिए वाली टाली, ओके दोस्तों, और तृतीय आपका हो गया चिमटा। दोस्तों, आप इन तीनों उत्तोलक से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे 101% में कहता हूँ। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपका झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकते हैं। झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कोशिका किसे कहते हैं। मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे ही कोशिका की इकाई कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है केंद्रक क्या है। दोस्तों, केंद्रक क्या आपका है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्र ही कोशिका का जीवन है। दोस्तों, अगर मान लो आपसे केवल इतना पूछ ले कि कोशिका का जीवन क्या है, तो आपको क्या लिखना है, केंद्र ही कोशिका का जीवन है। दोस्तों, क्योंकि जब कोशिका बनता है तो वह दोस्तों केंद्र से ही कोशिका बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि केंद्रक द्युद्रव्य क्या है। केंद्रक द्युद्रव्य क्या है। केंद्रक के अंदर दोस्तों, केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक द्युद्रव्य कहते हैं। ठीक है, गाढ़े तरल चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक द्युद्रव्य कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन से याद रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब यहाँ बात करते हैं कि फसल
दोस्तों यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस केवल दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है वह दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ पर हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन से करवाएंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और जो हमारे भाई बहन अभी पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जात के पौधे के समूह को फसल कहते हैं, जैसे कि आपका धान, गेहूँ, सरसों। दोस्तों ये सब आपके एक ही समूह में अधिक से अधिक उगाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें फसल कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। जो आपके फसल होते हैं, फसल आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? खरीफ, जायद और रबी। आपके फसल 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। दोस्तों सिंचाई की प्रमुख विधियाँ यहाँ पर आपको 6 दी गई हैं। ओके, तो आपको सिंचाई की प्रमुख विधियाँ लिखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों सिंचाई हो गया आपका, कृषि हो गया, ओके, तो आपका मृदा, बीज, कृषि, सिंचाई, फसल। दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका ना बने। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपका 100% बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कृषि के प्रमुख यंत्रों का नाम बताइए। ये क्वेश्चंस आपका 18 बैच में आया हुआ है। दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपका 18 बैच में आया हुआ था। अब यहाँ हम बात करते हैं कृषि के बारे में। दोस्तों आपका हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो। दोस्तों ये सब आपके कृषि यंत्र के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों जब यहाँ कृषि की बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है, तो यहाँ पर मिट्टी की बात होना बहुत ही आवश्यक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बीज बोने का भी काम दोस्तों आपका आएगा। देखते हैं पहले हम लोग मिट्टी अपरदन क्या है। मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना ही मिट्टी अपरदन कहते हैं। दोस्तों आप इसको ये भी लिख सकते हो कि मिट्टी के कटाव से जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे हम मिट्टी अपरदन कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों हाथ से और छिटकवा विधि। ओके, तो चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कार्य किस प्रकार की राशि है। दोस्तों कार्य आपका अदिश प्रकार की राशि है। अब यहाँ हम बात करते हैं MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। आपका हो जाएगा जूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका बल किसे कहा जाता है। किसी पदार्थ को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसे बल कहते हैं। दोस्तों आप ये भी लिख सकते हो कि किसी भी कार्य में लगाए हुए शक्ति को बल कहते हैं। ओके दोस्तों, लगाए हुए ऊर्जा को बल कहते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से आपके पेट्रोल पर निर्भर होता है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों पेट्रोल उत्पादन पर निर्भर होता है, आप ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर। दोस्तों हर जगह आपका विद्युत का उपयोग होता है। जहाँ जहाँ होता है आप सब लिख सकते हो, आपको कोई रोकने वाला वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कम लिखिएगा, लेकिन अच्छा लिखिएगा, ठोस लिखिएगा, क्योंकि आपको 1 घंटा केवल मिलेगा दोस्तों, और वही 1 घंटा में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं बायोगैस से क्या आशय है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा के सीमित स्रोत दोस्तों, ऊर्जा के सीमित स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। जैसे दोस्तों आपका पत्थर का कोयला, ठीक है दोस्तों,
और आपका पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा सीमित स्रोत कहाँ आते हैं। ओके दोस्तों, सब आपके सीमित स्रोत में आते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं आसवन विधि। दोस्तों आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। दोस्तों पेट्रोल से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि निर्माण करने में आसवन विधि का अपनाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ बता दें, जो दोस्तों आपका मिट्टी का तेल निकलता है वह दोस्तों आपका निकलता है पेट्रोलियम से, डीजल भी आपका निकलता है पेट्रोलियम से। ओके दोस्तों, जब उसको शुद्ध किया जाता है तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें निकल जाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट आपका है, शायद आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस को सुनते हुए आगे बढ़िएगा। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं। कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने दोस्तों, आपके कोशिका के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और दोस्तों केंद्रक। ठीक, ये आपके कोशिका के 3 अंग होते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने, ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि संयोजी उत्तक और संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकुला उत्तक। ओके तो ये आपके 5 प्रकार के उत्तक होते हैं। आप लोग एक बार फिर सुन लीजिएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। उपकुला उत्तक पहला, दूसरा आपका है संयोजी उत्तक, तीसरा आपका है संवहन उत्तक, चौथा आपका है पेशीय उत्तक और 5वां आपका है तंत्रिका उत्तक। ओके दोस्तों, तो ये आपके 5 प्रकार के उत्तक होते हैं। नेक्स्ट आपका है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं। दोस्तों पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण। ओके दोस्तों, ये सब आपके वृद्धि, प्रजनन, ये सब आपके जीवन के आधारभूत क्रिया हैं। यानी कुल मिलाकर हम लोग जो जो काम अपने जीवन में करते हैं वह हम सबके जीवन का आधारभूत अंग होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। यहाँ पूछा गया है कि जीवधारियों में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं प्रजनन की। दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 विधियाँ। कितनी, अगर पूछ ले आपसे कि जीवधारियों में प्रजनन की कितनी विधियाँ हैं, तो आपको लिखना है 3 विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, वर्धी प्रजनन विधियाँ, अलैंगिक और लैंगिक। ओके दोस्तों, ये आपकी 3 विधियाँ होती हैं प्रजनन की। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ क्या आता है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसमें क्या बताएं, रोशनी, रेडियो, टीवी, जल पंप। दोस्तों इन सब जगहों पर आपके यानी कुल मिलाकर जहाँ पे आपको तो विद्युत की आवश्यकता होती है, आप उस पॉइंट को इसमें लिख सकते हो, ना कि जो बुक में लिखा है आप ही लिख कर आओगे, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं पवन ऊर्जा क्या है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है ऊर्जा। दोस्तों जल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आती है। जल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आती है। दोस्तों बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला आता है। इस प्रकार बहता हुआ जल जल ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों अब यहाँ हम बात करते हैं ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं। दोस्तों अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं ज्वार भाटा की। दोस्तों जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं तो उनको हम ज्वार कहते हैं, और जब दोस्तों वही लहरें नीचे गिरती हैं तो उनको हम कहते हैं भाटा।
तो आपका हो जाएगा उठता हुआ लहर ज्वार और गिरता हुआ लहर भाटा। ओके दोस्तों, ये आपके ज्वार भाटा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं ज्वार भाटा की ऊर्जा को। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा कि इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ज्वार भाटा में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जाती है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। दोस्तों अभी भी इस पे आपका खोज चल रहा है कि अधिक से अधिक ज्वार भाटा से ऊर्जा प्राप्त किया जाए। अब यहाँ हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विन्यास नहीं होता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा तथा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है दोस्तों, ना ऊर्जा नष्ट होता है। अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। दोस्तों अगर आज दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका है सरल मशीन किसे कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक हो उसे कहते हैं हम लोग सरल मशीन। अब यहाँ हम बात करते हैं तो कि सरल मशीन का एक आपको एग्जांपल देना है। जैसे आपका हो गया चाबी। दोस्तों हम लोग ताला बहुत जल्दी मार सकते हैं और खोल सकते हैं। दोस्तों जब हम ताले में चाबी लगाकर जब हम ताले को लॉक करते हैं दोस्तों तो उसे खोलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो जैसे हम लोग उसमें चाबी लगाएंगे आपका ताला खुल जाएगा। इसीलिए उसे कहते हैं हम लोग सरल मशीन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सरल मशीन के प्रकार बताइए। जैसे कि आपका उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। दोस्तों ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों ये आपके 5 प्रकार के सरल मशीन हैं। अगर पूछ ले आपसे कि कितने प्रकार के होते हैं तो आपको लिखना है 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका दोस्तों ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर तो आपका कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग हैं। दोस्तों मिट्टी पटल के यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ पर अब मिट्टी पटल किस प्रकार का कुंड काटता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आयताकार। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है ईंधन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपका ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ईंधन आपका 3 प्रकार का होता है। और दोस्तों ईंधन आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है। यह आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। ठोस, द्रव, गैस। ओके दोस्तों गैस की बात करें तो आपका LPG आ जाएगा। LPG आपका आ जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके दोस्तों और ठोस द्रव आप लोग तो जानते होंगे। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तीव्र परिवर्तन से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों जो परिवर्तन बहुत जल्दी होता है उसे कहते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे माचिस की तीली का जलना, गुब्बारे का फूटना या दोस्तों गुब्बारे का फूलना, रसोई गैस का जलना। दोस्तों ये सब बहुत तेजी के साथ होता है, इसलिए इनसे बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। नेक्स्ट आपका है वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है उसे कहते हैं वाष्पन क्रिया। अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चाल किसे कहते हैं। इसका मात्रक भी कहते हैं। दोस्तों इस चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। दोस्तों यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसका मात्रक होगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ओके दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन की फिसल चक्रम
या फसल चक्र किसे कहते हैं? दोस्तों फसल चक्र किसे कहते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें एक मोटी मोटी बात कि दोस्तों एक फसल को बोना और उसको काटना दोस्तों, फिर एक नया फसल बोना, उसे बोलते हैं फसल चक्र। दोस्तों जैसे कि आप जब धान की खेती करते हो, ओके दोस्तों, धान बोना, उसे काटना, उसके बाद ठीक है तो आप गेहूँ ठीक है तो बोते हो, गेहूँ काटते हो, फिर आप सरसों, फिर गन्ना, दोस्तों उसे ही हम लोग बोलते हैं। यानी दोस्तों एक फसल को काट कर और एक नया फसल बोना, उसे कहते हैं हम लोग फसल चक्र। दोस्तों यहाँ पे आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक को दो उदाहरण आपको लिखना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा चिमटा और चाकू। दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तोलक से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इसीलिए आप लोग उत्तोलक के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे आपसे आ जाएगा सिरके का रासायनिक सूत्र। दोस्तों यह होता है आपका एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका जाएगा सिरके के रासायनिक सूत्र में। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है? यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर दोस्तों करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों नवीकरणीय संपदा हुआ है जो भविष्य में समाप्त नहीं होता। आपका जल हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, आपका हो गया पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सब आपके भविष्य में समाप्त नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों अनवीनीकरण संपदा भविष्य में समाप्त हो जाती है। अब यहाँ हम बात करते हैं वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 लिखे हुए दिख जाएंगे, ADEK, ADEK। तो ये सब आपके वसा के घुलनशील विटामिन हैं। और यहाँ हम बात करते हैं अब टीकाकरण क्या है। दोस्तों उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुँचने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि को रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को TCE का टीका प्रथम बार जन्म के 9 माह के अंतर था दूसरे बार 5 वर्ष बाद लगाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तो ये आपका क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 बार ले चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन पर भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव के खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। दोस्तों कुल 29 हड्डियां होती हैं। ओके तो यहाँ पर तो हम लोगों ने जाना कि मानव की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये क्लास लेने में बहुत ही मज़ा आया होगा। दोस्तों आपको यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म, दोस्तों आपको यहाँ पर 10 नंबर प्लस मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।